अच्छा ठीक है, बैठ, मैं सुनाती हूँ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले जयराम के घर आज बड़ी चहल पहल दिखाई दे रही थी। अरे भाई, हो भी क्यों ना, आज उसकी इकलौती बेटी रूपा को देखने लड़के वाले जो आने वाले थे। अरे बड़े दूर गांव से रिश्ता आया है तेरे लिए, बस बात यहाँ जम जाए तो झट मांगनी पट शादी करके हम भी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो। माँ दूर नहीं, मेरा ब्याह तो तू यहीं अपने गांव में ही कराना। अरे देख छोरी, ज्यादा जबान नहीं चलाते, ये गांव है, यहाँ लड़कियां अपने ब्याह के बारे में बात नहीं करती। तेरे बापू ने सुन लिया ना तो तेरे साथ साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। तुझे जब जिसके गले में माला डालने के लिए कहेंगे ना, गर्दन झुका कर उसके साथ सासरे चली जाना। बस इतनी ही छूट होती है हमारे यहाँ लड़कियों के पास। अब तो जा और मुझे काम करने दे। तुझे जितना समझाया है उतना गांठ बांध के रखना, समझ गई? और हाँ, लड़के वालों के सामने ज्यादा पटर पटर जुबान ना चलाना। माँ की बात सुनकर रूपा का दिल बैठ सा गया था। शाम होते होते लड़के वाले आ गए थे। माँ ने रूपा को मेले से लाई हुई नई घाघरा चोली पहनाई और 2 पल को लड़की के बापू से मिलवा के वापस कमरे में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद, अरे वाह छोरी, तेरे तो भाग ही खुल गए। छोरे के बापू ने हाँ बोल दी है, अब बस हम शादी की तैयारी करेंगे। लेकिन माँ, छोरा तो आया ही नहीं मुझे देखने, फिर ऐसे कैसे रिश्ता पक्का हो गया? मैंने तुझे सुबह समझाया था ना छोरी, बड़ों के काम में नाक नहीं घुसाते। ऐसे ही ब्याह होते हैं हमारे गांव में। छोरा छोरी देख कर क्या करेंगे? तुम्हारे अंदर अभी उतनी समझ है कि तुम अपने लिए खुद रिश्ता पसंद करो। जो माँ बाप कह दे वही तकदीर होती है छोरियों की। और सुन ना, यह घूंघट चेहरे से कभी ना हटना चाहिए। तेरी एक फोटो दे दी है छोरे के बापू को, देख लेगा छोरा, तसल्ली कर लेगा। माँ, एक फ़ोटो मंगा देती तो मैं भी देख लेती कि मेरी किस्मत किसके साथ लिख रहे हो आप लोग। रूपा की बातों का उसकी माँ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। जैसा कि गांव में हो रहा था वैसा ही रूपा के साथ भी हुआ। ब्याह की तारीख पक्की हुई और लाल रंग की घाघरा चुनरी ओढ़े गज भर के घूंघट में रूपा ने नीलेश के साथ फेरे ले लिए। फेरों के बाद, नीलेश और बहू के लिए हमने ये वैन बुक कर दी है। बाकी के रिश्तेदार के साथ हम बस से लौट जाएंगे और बहू नीलेश के साथ जाएगी। माँ, अब तो नीलेश के साथ अकेले जा रही हूँ। अब तो ये घूंघट हटा दो ना, बहुत गर्मी लग रही है। ये घूंघट नीचे कर। और मैंने तुझे समझाया ना, चाहे जो हो जाए, जब तक तेरी सास ना कहे ये घूंघट हटना नहीं चाहिए। माँ की दी नसीहतों को अपने पल्लू से गांठ बांधकर रूपा नीलेश के साथ विदा हो गई थी। 2 घंटे तक लगातार गाड़ी में घूंघट में बिताने के बाद, सुनिए ना, मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। पानी तो खत्म हो गया। अरे भैया सुनो, आगे किसी ढाबे पर रोक लेना, थोड़ा चाय पानी पी लेते हैं, लंबा रास्ता है, अभी 2.5 घंटा और लगने वाला है। नीलेश की बात सुनकर रूपा ने घूंघट के अंदर से ही गर्दन हिला दी। ढाबे के सामने, भाई जी ढाबा आ गया, आप लोग चाय पानी पी लीजिए, उसके बाद आ जाइए, मैं यही गाड़ी में मिलूंगा। अरे यहाँ तो ब्याह वाली और भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अरे भाई जी ज़रा संभल के, कहीं गलती से किसी और गाड़ी में मत बैठ जाना। आज के दिन का साया बहुत तेज़ है, अच्छे से पहचान कर लीजिए मेरी शक्ल की, कहीं अपने घर की जगह किसी और के गांव में ना पहुंच जाओ। अरे भाई, क्या तुम भी मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ? मैं इतना नादान नहीं हूँ कि अपनी गाड़ी छोड़कर किसी और की गाड़ी में बैठ जाऊँ। ड्राइवर की बात सुनकर नीलेश रूपा को लेकर गाड़ी से नीचे उतरता है और अंदर ढाबे में जाकर बैठ जाता है। 2 चाय और पानी ला दीजिए। रूपा, कुछ और लेना है क्या तुम्हें? नीलेश की बात सुनकर जवाब में रूपा ने ना में गर्दन हिला दी थी। सुनिए ना, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम? अच्छा, मैं पता करके आता हूँ। सुनो, यहाँ पर औरतों के लिए बाथरूम जाने की व्यवस्था है क्या? इधर है आगे बाथरूम, आगे से दाएं। रूपा, आगे से दाहिने जाओगी ना तो उधर ही बाथरूम है, चाय पी लो फिर बाथरूम होकर आओ। चाय पीने के बाद रूपा बाथरूम की ओर चली जाती है। 5-7 मिनट बीतने के बाद भी जब रूपा लौट कर नहीं आती तो नीलेश को उसकी चिंता सताने लगती है। क्या हो गया, ये रूपा अभी तक लौट कर क्यों नहीं आई? क्या करूँ, एक बार जाकर चेक करूँ क्या? नीलेश थोड़ा संकुचाते हुए बाथरूम की ओर जाता है और देखता है लाल रंग का लहंगा चुनरी ओढ़कर रूपा सामने से चली आ रही है। अरे कितनी देर कर दी, चलो जल्दी, वहाँ ड्राइवर इंतजार कर रहा होगा। अगर हम लेट हो गए तो घर पर माँ बापू परेशान हो जाएंगे। नीलेश रूपा का हाथ पकड़कर तेज कदमों से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। सुनो भाई, थोड़ा तेज चलना, अब जितना टाइम ढाबे पर खराब हो गया ना उसे आगे कवर कर लेना।
नहीं तो घर पर माँ बापू को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आगे के 2 घंटे के सफ़र में नीलेश ने रूपा से कोई बात नहीं की, ना ही रूपा ने कोई बात की। नीलेश रास्ते भर खिड़की से बाहर के नज़ारे देखता रहा और रूपा अपने घूंघट में कैद अपने मायके की यादों में विचरण करती रही। 2 घंटे बाद गाड़ी नीलेश के घर पहुंच चुकी थी। घर पहुंचकर नीलेश गाड़ी से उतरा और माँ को आवाज़ लगाई। माँ, मैं आ गया हूँ। नीलेश की माँ अपने बेटे और बहू की आरती उतारती है और उसके बाद गृह प्रवेश करके उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। कुछ देर बाद, अरे अब तो बहू घर आ गई, कम से कम अब तो मुझे अपनी बहू का मुंह देख लेने दो। नीलेश के बापू तो जब इसके लिए छोरी पसंद करने गए थे ना, तब भी मुझे लेकर ना गए, और ब्याह में तो औरतों के जाने का रिवाज ही ना है। इतना कहकर नीलेश की माँ उसका घूंघट ऊपर कर देती है। बेटा नीलेश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका चेहरा वो फोटो वाली लड़की से कुछ अलग है। अरे इसके माँ बाप ने जो फोटो भेजी थी उससे तो ये चेहरा मेल नहीं खा रहा। अरे भाई, नई नई दुल्हन है, ब्याह के बाद रूप चढ़ता है छोरियों पर, साज सजावट से चेहरा बदल जाता है। क्यों, ठीक कहा ना बेटा रूपा मैंने? जी लेकिन मेरा नाम रूपा नहीं, निर्मला है। अरे ये कैसा मजाक है, निर्मला कैसे होगी? तेरे बापू ने तो रूपा नाम बताकर ही तेरा रिश्ता किया था हमारे छोरे के साथ। अब शादी होकर घर पहुंचते पहुंचते तू रूपा से निर्मला कैसे बन गई? लेकिन मां जी, मेरा नाम तो बचपन से ही निर्मला है। मेरे बापू आपको मेरा नाम रूपा क्यों बताएंगी? और जहाँ तक मुझे याद है, मेरे बापू ने तो मेरी कोई फोटो सासरी भेजी ना है। हमारे गांव में लड़कियों का फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं माना जाता। हाय राम, जरूर कुछ ना कुछ घपला किया इसके बाप ने। अरे पता नहीं किस लड़की से ब्याह दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी और लड़की की फोटो भेजकर ये लड़की बांधी मेरे लड़के के साथ। जरूर कुछ खोट होगी इस लड़की में। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मेरे अंदर कोई खोट ना है। अरे आप ही लोग तो मेरे घर आकर मुझे पसंद करके गए थे, अब ऐसे कैसे कह रहे हैं कि मुझे पहचानते ना है? मैं पसंद करके गई थी तुझे? अरे मैं तो अपने छोरे के लिए लड़की देखने ही नहीं गई थी। कितना झूठ बोल रही है ये लड़की, पूरी टर्निंग लेकर आई है अपनी माँ से। मुझे बदनाम मत करिए माँ जी। मेरी माँ ने तो मुझे यही सिखाकर भेजा है कि अपने पति और सास ससुर की खूब सेवा करियो। आप मेरी माँ पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइयो। अरे नीलेश बेटा, ये किसे ब्याह लाया तू? अरे तेरा रिश्ता हमने रूपा के साथ पक्का करा था और तू लेकर आया इस निर्मला को। तुम दोनों बाप बेटे ने ब्याह के समय आँख खोलकर देखा नहीं कि तेरे ससुराल वाले किसको तेरे पल्ले बांध रहे हैं? क्या कह रही हो माँ? रूपा ही नाम है इसका। रास्ते में मैंने इसको रूपा कहकर पुकारा तो इसने जवाब भी दिया था। रूपा, ये कैसा मजाक है? अभी आधे रास्ते तक तो तुम रूपा थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते निर्मला कैसे हो गई? कौन नीलेश? मेरी शादी तो अर्जुन के साथ हुई है। नीलेश कौन है? अरे यार, क्या नाटक है? जब अपने घर से ये विदा हुई तो इसका नाम रूपा था और मैं इसका पति था। अब ससुराल पहुँचने पर इसका नाम निर्मला हो गया और ये मुझे अपना पति मानने से इनकार कर रही है। मुझे तो कुछ समझ में ना आ रहा है। मुझे बस इतना पता है कि मैं कांगड़ी गांव की रहने वाली हूँ और मेरी उम्र 70 साल की है। मेरी शादी डूंगरखेड़ा गांव में अर्जुन से हुई है। अरे तो महारानी, जब तू इस नीलेश के साथ विदा होकर आई तब तुझे नहीं दिखा कि तू किसके साथ जा रही है? मैं आपको क्या बताऊं माँ जी, मैंने आज तक अपने पति का चेहरा देखा ही ना है। मुझे पसंद करने के लिए मेरे सास ससुर आए थे और शादी के समय भी मेरे चेहरे पर इतना लंबा घूंघट डाला हुआ था, मुझे उसमें से कुछ नजर ही ना आ रहा था। ऊपर से माँ की सख्त हिदायत थी, नजरें ऊंची करके किसी की तरफ देखना नहीं है। मैं नहीं जानती मेरे पति कौन है, कैसे दिखते हैं। सत्यानाश, कहीं ऐसा तो नहीं जब मैं ढाबे में उतरा तो वहीं मेरी दुल्हन बदली हो गई? अरे किसने कहा था तुझे बीच रास्ते में ढाबे पर रुकने के लिए? दुल्हन विदा करने गया था, कोई पिकनिक पर नहीं गया था तू। इसीलिए मना कर रही थी ये गाड़ी वाले का चौंचला ना करे। लेकिन तेरे बाबूजी मेरी एक बात नहीं सुनते और बनो नए जमाने के। दुल्हा दुल्हन अलग गाड़ी में आएंगे, हो गया ना बेड़ा गर्क। माँ, इतना लंबा रास्ता था, प्यास से गला सूख रहा था बेचारी का, पानी मांग रही थी, तो मैंने सोचा ढाबे पर गाड़ी रुकवा लेते, थोड़ा मैं भी एक कप चाय पीकर बाथरूम हो आऊँगा। चाय पीने के बाद रूपा कहने लगी उसे बाथरूम जाना है। बाथरूम गई तो 5-7 मिनट तक लौटी ना। मुझे चिंता होने लगी और मैं उसे ढूंढने के लिए बाथरूम की तरफ गया। वहाँ पर मुझे बाथरूम से बाहर आते हुए ये दिखाई दी और मैं हाथ पकड़कर इसको गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। अरे तो क्या वहां पर और दुल्हन भी थी? ऐसा कैसे दुल्हन बदल गई?
तुझे पता नहीं चला तू किसका हाथ पकड़ कर लेकर जा रहा है? अरे माँ, ऐसे कैसे पहचान में आएगा? लाल रंग की ओढ़नी और लाल घाघरा पहन रखा था इसने, और उसने भी वही पहन रखा था। मुंह तो मैंने भी देखा ना है दुल्हन का। अब घूंघट के अंदर क्या पता ये निर्मला है कि रूपा। हे राम, हमारी बहू किसके घर चली गई? आप कहाँ ढूंढेंगे उसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या जवाब देंगे इसके बापू को? अरे भाग्यवान, तुम ज़रा शांत रहो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचने दो। ऐसे रोने पिटने से कुछ नहीं होने वाला। अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचो कि इस मुसीबत का हल क्या है। बापू, मैं वापस उसी ढाबे पर जा रहा हूँ, जाकर पता करता हूँ। हो सकता है वो अभी भी वहीं बैठी हो। अच्छा ठीक है बेटा, जा जल्दी। अब क्या करे? रूपा के मायके के खबर कर दे क्या? अरे नहीं नहीं, किसी भी बाप को फ़ोन करके ये बताओगी कि ससुराल पहुंचने से पहले उनकी बेटी खो गई, तो ज़रा सोचो क्या बीतेगी उनके दिल पर। अरे जीते जी मर जाएंगे वो लोग। थोड़ा सब्र करो, कुछ सोचने दो। देखो बेटा, तुम यहाँ गलती से आई हो, लेकिन घबराना ना। तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं है। अपने घर की तरह समझो। ये नीलेश की माँ है, इसे अपनी माँ ही समझना। हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलवा दें। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर का पता, फ़ोन नंबर कहाँ है? ससुराल में किसी का फ़ोन नंबर जानती हो? मुझे बस इतना पता है कि मेरे पति का नाम अर्जुन है। इससे ज़्यादा किसी ने कुछ ना बताया। हमारे यहाँ इससे ज़्यादा जानने की इजाज़त ना है छोरियों को। बस खूंटे से बंधी गाय की तरह इस खूंटे से खोलकर उस खूंटे ले जाकर बांध दिया जाता है। गाय को कभी बताया जाता है क्या कि अब किस घर ले जाकर बांधा जाएगा? और फ़ोन नंबर कैसे पता होगा? फ़ोन तो हमारे गांव में सिर्फ मुखिया जी के घर पर है। मैंने तो आज तक फ़ोन देखा भी ना है कि कैसा दिखाई देता है। दूसरी ओर, अरे भाई जी, कुछ घंटे पहले मैं अपनी दुल्हन के साथ आपके ढाबे पर आया था, आपको याद है ना? अरे भाई जी, आज बड़ा जोर का साया है। सुबह से कई दुल्हन गुजर गई ढाबे से। अब ऐसे तो याद ना है, लेकिन आप कह रहे हो तो ज़रूर आए होंगे। बात क्या हुई ये बताओ। अरे कोई दुल्हन के भेष में लड़की यहाँ पर मेरा इंतज़ार तो नहीं कर रही थी? ऐसे तो कोई घटना ना हुई। यहाँ दुल्हन आई तो ज़रूर थी, लेकिन अपने अपने पति के साथ लौट गई। और आपकी दुल्हन यहाँ इंतज़ार क्यों करेगी? आप जाते समय अपनी दुल्हन को यही भूल गए थे क्या? ढाबे वाली की बात सुनकर नीलेश अपनी सारी आप बीती उसे सुना देता है। अरे भाई जी, बड़ी गड़बड़ हो गई ये तो। आप फिक्र ना करो, पुलिस में रिपोर्ट करा दो, ज़रूर मिल जाएगी आपकी दुल्हन। अच्छा, आप ना अपना पता देकर जाओ। अगर कोई आएगा आपको पूछते तो मैं खबर कर दूंगा। दूसरी तरफ, निर्मला सो रही हो क्या? घर आ गया है, उठ जाओ। अर्जुन कई बार निर्मला निर्मला कहकर पुकारता है, लेकिन बगल में बैठी हुई 2 गज का घूंघट ओढ़े दुल्हन के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। मैं कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? आप मुझसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे निर्मला क्यों कह रहे हैं? मेरा नाम निर्मला नहीं, रूपा है। ये कैसा मजाक है? तुम रूपा कब से हो गई? अरे हम क्यों मजाक करेंगे? जब हमारे माँ बापू ने मेरा नाम रूपा रखा है तो रूपा ही रहेंगे ना, निर्मला कैसे हो जाएंगी? दुल्हन का जवाब सुनकर अर्जुन का माथा चकरा गया था। गाड़ी से उतरने के बाद, अरे माँ, पता नहीं क्या हो गया, इसको बैकी बातें कर रही है। कहती है इसका नाम निर्मला नहीं रूपा है। अरे छोरी, रास्ते में भांग चाट आई है क्या? तू रूपा कैसे होगी? तेरे बापू ने तो तेरा नाम निर्मला बताया था। अरे बहन जी, घूंघट उठाकर देखो, कहीं इसके बापू ने दुल्हन तो ना बदल दी? कहीं कोई कुरूपसी छोरी तो ना बांध दी आपकी छोरी के साथ? पड़ोसन के कहने पर अर्जुन की माँ घूंघट हटाकर देखती है तो उसका माथा चकरा जाता है। अरे छोरी, कौन है तू? तू तो हमारी बहू ना है। काकी साहब, ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप लोग ही तो मुझे नीलेश के साथ ब्याह कर लाए हैं ना, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं आपकी बहू ना हूँ? अरे कौन है नीलेश? मेरे छोरे का नाम तो अर्जुन है। अरे अर्जुन, ये किसे उठा लाया? अर्जुन की दुल्हन बदली हो गई है भाई। और ये खबर सुनकर कुछ ही देर में आधा गांव उनके दरवाजे पर जमा हो गया था। अरे भाई साहब, ना तो इस छोरे को ढंग से अपना पता मालूम है, ना ही अपने ससुराल के बारे में कुछ पता है। अब क्या करेंगे? देखिए, अर्जुन बता रहा है कि ये चाय पीने को ढाबे पर रुका था। मानो या ना मानो, ये दुल्हन की अदला बदली ना ढाबे पर हुई है। आज के दिन का साया बहुत तेज है, जरूर वहाँ पर कोई और दुल्हन भी रही होगी और गलती से ये किसी और की दुल्हन को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आया है। मेरी मानो तो उस ढाबे पर चलो, वहीं पर हमारी निर्मला मिलेगी। अर्जुन की माँ की बात सभी को ठीक लगी, इसलिए तुरंत वे लोग रूपा को लेकर ढाबे की तरफ निकल जाते हैं।
भाई साहब, सवेरे 5 बजे के आसपास यहाँ दुल्हन के लिबास में कोई लड़की देखी थी क्या आपने? बड़ी अनहोनी हो गई है। घूंघट के धोखे में मैं अपनी दुल्हन वहीं ढाबे पर छोड़ गया और किसी नीलेश की दुल्हन को बिठाकर अपने घर ले गया। अब समझ में नहीं आता, करे तो क्या करे, कहाँ ढूंढे अपनी पत्नी को। आप फिक्र ना करो भाई साहब, आपसे पहले एक छोरा अपनी पत्नी को ढूंढता हुआ यहाँ आया था। मैंने उसका नाम और पता यहाँ लिखवा लिया था। आप हिम्मत रखो, आपकी बीवी ज़रूर मिल जाएगी। ढाबे वाला तुरंत नीलेश का पता अर्जुन को देता है और फिर वे सभी नीलेश के गांव की ओर निकल जाते हैं। 2 घंटे के सफर के बाद अंत में वे सभी नीलेश के घर पहुंचते हैं। माफ़ करना भाई, पता नहीं मैं किस हड़बड़ी में था, भूल से आपकी पत्नी को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। लेकिन यकीन करो, आपकी पत्नी सकुशल ले आया हूँ। मेरे लिए ये मेरी बहन की तरह है, आप अपने मन में कोई खोट ना लाना। अरे माफ़ी मत मांगो भाई, गलती तो मेरी भी है। मैं भी इस घूंघट के धोखे में आपकी पत्नी को अपने घर ले आया। आप चाहो तो निर्मला से पूछकर तसल्ली कर लो, हमने इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी है। अपने अपने पति को पाकर दोनों दुल्हन की सांस में सांस लौटाई थी। ये सारी गलत फहमी ना इस मुँह घूंघट की वजह से हुई है। मेरी मानो तो आज के बाद इस गांव से ये घूंघट का रिवाज बिल्कुल खत्म कर दो। ना ये घूंघट होगा, ना आज के बाद किसी की लुगाई बदली जाएगी। अरे वो तो भला हो राम जी का कि दुल्हन अपने सही ठिकाने पर पहुंच गई। सोच के देखो, जो इनके पति ना मिलते तो क्या होता इनका। काकी की बात सुनकर सभी ने प्रण लिया कि आज के बाद उनके घर की औरतें घूंघट नहीं करेंगी और इसके बाद ही हमारे गांव से घूंघट का रिवाज खत्म हो गया।